student, this is Mac Khurana with a new video on electrostatics, and the chapter number 1 of electrostatics is electric charges and fields. हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और टाइप्स ऑफ चार्ज क्या हो सकते हैं, और मैंने दोनों टाइप्स ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को एक्सप्लेन किया जाता है, किस तरीके से नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन किया जाता है। वो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और अब आज हम स्टडी करेंगे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज कि किस तरीके से हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं और समझते हैं, किस तरीके से हम इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखिए। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप सबको पता है कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल्स ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज जो होते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी यही। इसमें हम आपको बताइए लाइक चार्ज का क्या मतलब है। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइक कह रहे हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से नेगेटिव हो तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये लाइक चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, रिपेल्स। इसी तरीके से अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अनलाइक है, एक दूसरे से अपोजिट है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ठीक है, ये आपको मैंने बताया फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, अगला सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को कभी आप क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक इसका चार्ज को कंजर्व बताने का एक एग्जांपल है कि मान लो ये आपके पास एक प्लास्टिक की कॉम्ब है। दिस इज प्लास्टिक कॉम्ब। इसको आपने क्या किया, ड्राई हेयर में रख दिया। ये एग्जांपल आप 7th 8th क्लास में भी पढ़ लेते हो, बुक्स में होता है। ये ड्राई हेयर है और इसमें आपने इसको रब किया। ठीक है, जब आप इसको रब करते हो, ये ड्राई हेयर आप देख रहे हैं, वैसे खोपड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर ये हेयर है, तो समझ जाना कि हेयर ही है, आप कुछ और ना समझ लेना इसको। ठीक है, तो ये हेयर है और ये आपके सामने कॉम्ब है। जब हम इस कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ड्राई हेयर में रब करने से इस कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है। कॉम्ब के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आता है। इसका एग्जांपल, इसके ऊपर चार्ज है, इसका एग्जांपल इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर रबिंग, जब हम रब करते हैं, रबिंग के बाद इस कॉम्ब को अगर छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो ये पेपर्स इस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर इस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉम्ब को मैंने हेयर से रब किया, हेयर्स, ये हेयर्स हैं, ड्राई हेयर हैं। ठीक है, हेयर में रब करने के बाद हमने देखा ये छोटे छोटे पेपर को अट्रैक्ट कर पा रहा है कॉम्ब।
इट मीन्स इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर चार्ज आ गया है। अब यहाँ पर मैं आपको कंजर्वेशन कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंजर्वेशन ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इसके ऊपर चार्ज है, हमने कहा कि ये पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, ये पेपर है स्मॉल पेपर, इसका मतलब एक कॉम के ऊपर चार्ज है, यही मतलब। अगर कॉम के ऊपर चार्ज है तो क्या वो चार्ज हमने क्रिएट किया है या क्या हुआ? देखिए चार्ज हमने क्रिएट नहीं किया है। मान लो कॉम के ऊपर चार्ज आया है, मान लो 2 नेगेटिव चार्ज आया है, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज हेयर पर भी गया होगा। मतलब जितना चार्ज इस पर गया है, मान लो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली 2 प्रोटॉन जितना चार्ज आ जाएगा। जितना चार्ज इसके पास होगा उतना ही चार्ज इसके पास होगा। मतलब इसके ऊपर अगर मान लो रबिंग के बाद इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो हेयर होंगे, हेयर जिससे हमने रब किया है, तो उसके ऊपर 2 प्रोटॉन जितना चार्ज आ जाएगा। मतलब अब देखिए पहले इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना था? 0 था रबिंग से पहले। इसके ऊपर भी टोटल चार्ज कितना था? 0 था। रबिंग करने के बाद इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, कॉम के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया, जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने देखा कि हेयर के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो टोटल चार्ज दोनों का सम करो, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, दोनों का सम अभी भी 0 है। पहले भी दोनों का सम क्या था? 0। अभी भी दोनों का सम क्या है? 0। मतलब टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व है, और ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दोनों का सम तो अभी भी वही है, 0। बस ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया है, वो इलेक्ट्रॉन इस हेयर से इससे आया होगा, हेयर से फॉर्म पे आया होगा, ट्रांसफर हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ चार्ज से ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, चार्ज को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। अब इस बॉडी पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आया है, इट मींस इस ड्राई हेयर से ही ट्रांसफर हुए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ड्राई हेयर ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो पॉजिटिव होगी, इसीलिए 2 प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसके ऊपर, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज्यादा हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव बन गई, उतनी पॉजिटिव बन गई, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है व्हेन वी रब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, व्हेन वी रब comb in dry hair, then after rubbing के बाद टोटल चार्ज ऑन बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज पर जो टोटल चार्ज होगा, दोनों बॉडीज कौन कौन सी? कॉम्ब और हेयर। टोटल चार्ज ऑन बोथ बॉडीज आफ्टर रबिंग, टोटल चार्ज ऑन बोथ बॉडीज will remain 0, will remains 0 as before rubbing, जैसे कि पहले था, रबिंग से पहले। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इट मीन्स इसका मतलब ये है चार्ज कंजर्व है, it is only transfer from one body to another, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर दी है, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। वो देखिए, अब 2 प्रॉपर्टी आपको समझा दी है। पहली प्रॉपर्टी बताई है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज कंजर्व होती है। चार्ज कंजर्व का मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया है कि चार्ज जो होता है कभी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ड्राई हेयर और कॉम्ब का। इनिशियली कॉम्ब पे 0 चार्ज था, इस पे भी 0 था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा, तो सेम पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे भी जाएगा।
जिससे टोटल चार्ज जो रहेगा वो जीरो ही रहेगा। देखो पहले भी टोटल चार्ज जीरो था, इस पे भी जीरो, इस पे भी, दोनों का सम जीरो, अब भी जीरो। ठीक है, बिफोर रबिंग भी जीरो, आफ्टर रबिंग भी जीरो। इट मींस चार्ज कंजर्व है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। ओके, तो ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल समझा दिए हैं, दो प्रॉपर्टी समझा दी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं, तो मैं रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बिफोर रबिंग मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ। ओके, देखिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, कई के बाद इस प्रॉपर्टी में न्यूमेरिकल भी बनता है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्या मीनिंग है इसका चार्ज क्वांटाइज्ड? देखिए इसका वर्ड, ये जो वर्ड है ना क्वांटाइज, इसके अंदर ही इसका मीनिंग है। क्वांटाइज का मीनिंग होता है, क्वांटिटी वर्ड से लिया गया है क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब चार्ज की क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पर अगर मेरे को चार्ज निकालना है कि इस बॉडी पर कितना चार्ज है, तो हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। वी चार्ज क्वांटाइज होता है, क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज। किस तरीके से देखें, अब देखें चार्ज इज क्वांटाइज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। आपको ये बात पता ही है कि किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती है, जब उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, गेन करती है जो बॉडी, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाती है। और जो बॉडी दे देती है वो अपने आप डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाती है। इसी तरीके से किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है, ये बात आपको पता है कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पर ये क्लोथ, ये सपोज दिस इज सिल्क क्लॉथ, ये सिल्क का कपड़ा है और ये एक रॉड है। सपोज दिस इज अ रॉड, ये एक रॉड है और इस रॉड को मैं नाम दे रहा हूँ ग्लास रॉड, ये ग्लास क्लोथ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को रब किया, रबिंग करवाई, रबिंग करवाई। रबिंग करवाने से होता क्या है, फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा, फ्रिक्शन एक वर्ड आपने 11th क्लास से आए हो तो 11th क्लास में फ्रिक्शन जरूर पढ़ा होगा। इन दोनों में हिंदी में बोलते हैं घर्षण। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण इन दोनों बॉडीज को जब हम रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सर किस बॉडी से किस बॉडी में जाएंगे? उस बॉडी से जाएंगे जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो। लूजली बाउंड किससे लूजली बाउंड? न्यूक्लियस से। जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, उससे इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो सिर्फ क्लोथ और ग्लास के कंपैरेटिवली ग्लास के अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा किस में लूजली होते हैं, किस में स्ट्रांग होते हैं, कौन सा किससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसकी एक सीरीज करवाऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी मैं आपको ये याद रखना है कि ग्लास के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, मान लो इसके अंदर पहले ये मैंने आपको पॉजिटिव 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 8 पॉजिटिव दिखाए हैं, 8 ही नेगेटिव भी थे। एग्जाम्पल, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं इनिशियली। ठीक है, इसके अंदर भी जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे। मान लो 9 पॉजिटिव हैं, 10 पॉजिटिव हैं, 10 ही नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं 10। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या, रबिंग करी। आफ्टर रबिंग एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो रबिंग के बाद आफ्टर रबिंग सिचुएशन क्या बन गई? आफ्टर रबिंग इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है,
रवि चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ, अलग से नहीं बता रहा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया तो इसके ऊपर पहले टोटल चार्ज जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, नेट चार्ज ही होता। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हो गया इसके ऊपर, माइनस ई चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन वो अगर नेगेटिव के लिए, वो इलेक्ट्रॉन के लिए हो तो नेगेटिव ई हो जाता है, प्रोटॉन के लिए तो प्लस ई हो जाता है। ई को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, बोलो ठीक है बेटा। अगर ये ई इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं तो -1.6 आ जाएगा, प्रोटॉन के लिए यूज कर रहे हैं तो +6 आ जाएगा, +1.6 आ जाएगा। तो मतलब ई की वैल्यू प्लस माइनस होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन का यदि यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ गया, मतलब -1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, किसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज। ठीक है, अब इस बॉडी से इधर गया है इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉडी पर उतना ही पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, प्लस की चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने इसको और रबिंग की, इन दोनों की और रबिंग करी। जब मैंने इन दोनों की और रबिंग करी तो हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन और इधर चला गया। जब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर अब चार्ज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जितना। अब इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 2 प्रोटॉन जितना। फिर मैंने और रबिंग करी, और रबिंग करी तो फिर देखा एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो इसके ऊपर चार्ज हो गया 3 इलेक्ट्रॉन जितना, इसके ऊपर चार्ज आ गया 3 प्रोटॉन जितना। मैंने और रबिंग करता गया, इससे n इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। हमें नहीं पता n कितना है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी रबिंग करी तो मान लो इससे n इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -n, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, +n। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीजर, यहां पर ये जो n है वो इंटीजर है, कोई भी नंबर है, इंटीजर मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के। अगर वो बॉडी नेगेटिव है तो -n होगा, अगर वो बॉडी पॉजिटिव है तो +n होगा। समझ में आई आपको? तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, वो चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी पे वो इंटीजर मल्टीपल होता है। यहाँ पर n जो है वो क्या है, इंटीजर है। अगर इंटीजर हम नेगेटिव -n ले रहे हैं तो -1 नेगेटिव बॉडी के लिए है, तो n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, देखो दोनों में से मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल, हियर n इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीजर मल्टीपल होता है। यही इसकी डेफिनेशन, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर आपको पता है n होता है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है q से हम चार्ज को लिखते हैं, दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी के लिए लिख रहे हैं तो +n, नेगेटिव के लिए लिख रहे हैं तो -n। तो q इज इक्वल टू +-n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आई होप सो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से किसी भी बॉडी पर चार्ज की कैलकुलेशन हम करते हैं। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होते हैं वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं जो हमारी 4th प्रॉपर्टी है चार्ज की, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो मैं यहाँ तक आपको रब कर रहा हूँ, और आपको समझ में आ गया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज दोबारा भी देख सकते हो वीडियो। ठीक है, तो मैं 4th प्रॉपर्टी पर जा रहा हूँ, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो देखिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव। चार्ज जो है वो एडिटिव होता है।
एडिटिव का क्या मतलब है वो देखेंगे। एडिटिव का मतलब होता है कि चार्ज को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये आपके सामने एक बॉडी है, इसके ऊपर हमने Q1 चार्ज दिया, ठीक है, इसके ऊपर Q1 चार्ज दिया, फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर किसी भी तरीके से Q2 और ऐड कर दिया। तो Q2 और ऐड करने से हुआ क्या, ये बॉडी जिसके ऊपर Q1 था, अब Q2 और ऐड हो गया बेटा, Q2 और ऐड हुआ तो यहाँ पर चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2, डायरेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। फिर हमने इस पे Q3 और ऐड कर दिया, तो हुआ क्या, इस पे चार्ज अब हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब डायरेक्ट ऐड हो जाता है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है मतलब अलजेब्रिकली ऐड हो जाता है। ये चीज, ये प्रॉपर्टी ये भी शो करता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी, दो स्केलर क्वांटिटी को अगर ऐड करना हो तो नॉर्मल अलजेब्रा को हम फॉलो करते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा मतलब 2 + 3 = 5, 5 + 7 = 12, 8 + 5 = 13। ये नॉर्मल अलजेब्रा है, ठीक है। तो नॉर्मल अलजेब्रा, मैं वही भी बता रहा हूँ कि नॉर्मल अलजेब्रा ये है, ये जो मैंने आपको बताया। अगर कोई बॉडी यही नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो कर रही है, कोई चार्ज पार्टिकल आप देख रहे हैं नॉर्मली ऐड हो रहे हैं, मान लो Q1 की वैल्यू 2 है और Q2 की वैल्यू 3 है, तो हम देखेंगे यहाँ पर चार्ज हो जाएगा 5, 2 + 3 = 5 आ रहा है, और Q3 की वैल्यू मान लो फिर से 4 है, तो हमने देखा अब 9 कूलम हो गया इस बॉडी का। इट मींस चार्ज डायरेक्टली ऐड हो रहा है, ठीक है। मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ये प्रॉपर्टी हमें ये भी एक्सप्लेन करती है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज इज एडिटिव का मतलब ये है, चार्ज कैन बी एडेड ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर with the help of normal algebra, with the help of normal algebra, ठीक है। अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स का होता है, ये क्या शो करता है, इट शोज दैट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक प्रॉपर्टी आप अलग से लिख सकते हैं, ये इसके अंदर भी लिख सकते हैं, दोनों बात हो सकती है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी अलग से बना के लिख दें कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये शो करता है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का क्या मीनिंग है, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, मान लो ये एक बॉडी है, इसका मास है m, ठीक है, इसका मास m, ये बहुत तेजी से मूव कर रही है। सपोज इसकी स्पीड है अप्रोक्सीमेटली, मतलब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के कंपेरेबल, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अगर ये बॉडी है जिसका मास है m, जिसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, उससे थोड़ी सी कम है, मतलब उसके आसपास। अगर ऐसा है तो होता क्या है, ये बॉडी अगर इतनी स्पीड से मूव कर रही होती है तो इसकी बॉडी का जो मास है वो चेंज हो जाता है, मास वेरी करता है। अगर इसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो इसका जो मास है, मैंने आपको बताया, मास वेरी करता है। इस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो मास होगा, मास on this given body, मास ऑफ दिस गिवन बॉडी, इस बॉडी का जो मास हो जाएगा चेंजेस इफ इट्स वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी, इफ इट्स वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है, कंपेरेबल हो जाती है, तो इस केस में इसकी मास चेंज हो जाएगा। किस रिलेशन के अकॉर्डिंग, m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। दिस इज द रिलेशन। यहाँ पर ये जो m है ये मूविंग मास है,
एम नॉट है वो रेस्ट मास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एम नॉट रेस्ट मास है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका जो भी मास होगा। एम मूविंग मास है, जो मूव करते हुए मास है, मूविंग मास, ठीक है। और वी स्पीड है बॉडी की, स्पीड ऑफ बॉडी, और सी आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मास चेंज होता है। अच्छा, मास वेरी करता है, मास वेरिएंट होता है, लेकिन अगर इस बॉडी के ऊपर मैंने क्यू चार्ज दे दिया ना, क्यू चार्ज दे दिया और ये भाग रहा है कितनी स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से, जैसे कि मैंने बताया इसका मास इस तरीके से बदल जाएगा, नया मास ये हो जाएगा पुराने मास के कंपैरेटिवली, लेकिन चार्ज वही रहेगा। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज एट मोशन, मतलब चार्ज वेरिएंट नहीं होगा, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, चार्ज नेवर चेंजेस विद वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के साथ चार्ज चेंज नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने आज प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं चार्ज की, तो हमने सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। अगली वीडियो में हम चार्ज को प्रोड्यूस करने के मेथड देखेंगे और मैं आपको चार्ज की यूनिट के बारे में भी बताऊंगा कि चार्ज की क्या क्या यूनिट होती है, ठीक है। तो वॉच माय वीडियोस कंप्लीटली, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको सजेशन लगता है अबाउट माय वीडियोस, कोई आपको दिक्कत लगती है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।